नमस्कार विद्यार्थियों। बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था कोटा विश्वविद्यालय कोटा के सिलेबस के अनुसार हम पिछले व्याख्यानों में संसद के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसी संघीय संसद के परिप्रेक्ष्य में हमने लोकसभा राज्यसभा के बारे में सामान्य परिचयात्मक जानकारी प्राप्त की। उसको हम आगे बढ़ाते हैं। लोकसभा में मूल रूप से जो सदस्य होते हैं उनकी योग्यताओं को हम इस तरह से संवैधानिक दृष्टि से देख रहे हैं कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 25 वर्ष या अधिक से इससे अधिक हो, यानी 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। वह पागल या दिवालिया न हो। भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इस तरह से ये लोकसभा के सदस्य की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की योग्यताओं को निर्दिष्ट किया गया है। अब हम बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष, इसको हम अंग्रेजी में स्पीकर बोलते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव सदस्यों के बीच में से ही होता है। इसे स्पीकर कहा जाता है। वह अपनी शपथ एक सामान्य सदस्य के रूप में लेता है, न कि अध्यक्ष के रूप में। यानी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उन्हीं की क्रम में जो अध्यक्ष के लिए नामित होता है वह भी उसी तरह शपथ लेता है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में, न कि उसके अध्यक्ष के रूप में। लोकसभा भंग होने के बाद भी स्पीकर अपने पद पर बना रहता है जब तक नई निर्वाचित लोकसभा का पहला अधिवेशन न हो जाए। वह यह भी निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। उसके द्वारा किया गया निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा कि अमुक विधेयक धन विधेयक की श्रेणी में आता है या नहीं। तो इसका विनिश्चय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। स्पीकर पहली बार मतदान नहीं करता। गतिरोध को दूर करने के लिए वह अपने निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है। यानी जब गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होती है, निर्णायक मत की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उस समय में स्पीकर के द्वारा जो मत किया जाता है, वोट कास्ट किया जाता है, उसके द्वारा ही वह निर्णय किया जाता है कि बहुमत की श्रेणी कहाँ तक पहुँच गई है। कि बराबर की स्थिति हो या गतिरोध की स्थिति हो, उस समय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा दिया गया मत अपने आप में एक निर्णयात्मक भूमिका को अदा करता है। लोकसभा अध्यक्ष को कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा पद से हटाया जा सकता है। देश के पहले लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर व पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थीं। ये भी हमें यहाँ ध्यान रखना होगा कि जीवी मावलंकर सबसे पहले स्पीकर थे, एवं महिलाओं की श्रेणी में हम देखते हैं मीरा कुमार का नाम लिया जाता है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। अब यहाँ भी ध्यान रखना होगा कि प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। प्रोटेम स्पीकर जब नई लोकसभा गठित होती है, उसमें सबसे वरिष्ठ सीनियर जो मेंबर होता है, सदस्य होता है, राष्ट्रपति नई लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करने एवं नए सदस्यों को शपथ दिलाने, अध्यक्ष पद के निर्वाचन का संचालन करने के लिए अस्थायी तौर पर नियुक्त करता है।
यानी उनमें से ही कोई वरिष्ठ सदस्य चयनित होगा और वह प्रोटेम स्पीकर के रूप में कार्य करेगा उस कार्यवाही को संचालित करने के लिए। उसको हम प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। इस तरह से ये स्पीकर की स्थिति है। अब हम बात करते हैं कि संसद में जो वित्तीय समितियां होती हैं, फाइनेंशियल कमेटी, वे कौन कौन सी होती हैं, ये भी यहाँ परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राक्कलन समिति, अंग्रेजी में इसको एस्टीमेट कमेटी बोलते हैं। इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया गया है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। जिसे हम प्राक्कलन समिति या एस्टीमेट कमेटी कहते हैं। दूसरी है लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, PAC जिसको कहते हैं शॉर्ट में। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में ज्ञात इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा द्वारा और 7 सदस्य राज्यसभा द्वारा 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। तीसरी प्रमुख समिति होती है लोक उपक्रम समिति, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। इस समिति में 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 10 लोकसभा एवं 5 राज्यसभा द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। इस प्रकार ये फाइनेंशियल 3 प्रमुख समिति हैं, जो कि बार बार हम देखते हैं संसदीय कार्यवाहियों में सर्वाधिक चर्चा में रहती हैं, और इनकी जो भूमिका है वह संचालन करने में संसदीय व्यवस्था को अपना विशेष स्थान रखती हैं। वित्तीय समितियों का इनका स्वरूप दिया गया है। फिर इसमें इन 3 प्रमुख के अलावा 2 और हैं, जिसको हम 266 अनुच्छेद के अंतर्गत संचित निधि के नाम से भी जानते हैं। संघ को प्राप्त सभी राजस्व एक निधि में जमा किए जाते हैं, जिसे भारत की संचित निधि कहा जाता है। संचित निधि से धन निकालने के लिए सक्षम विधान मंडल विनियोग अधिनियम पारित करता है। फिर इसके बाद आती है अनुच्छेद 267 के अंतर्गत आकस्मिक निधि, जिसको हम बोलते हैं कंटिंजेंसी फंड। भारतीय संविधान संसद एवं राज्य विधानमंडल को यथास्थिति भारतीय राज्य की आकस्मिकता निधि सृजित करने की शक्ति देता है। यह निधि 1950 में गठित की गई थी, जिसकी रकम का निर्धारण विधानमंडल विनियमित करता है। जब तक विधानमंडल अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान द्वारा ऐसे व्यय को प्राधिकृत नहीं करता है, तब तक समय समय पर अनपेक्षित व्यय करने के प्रयोग के लिए कार्यपालिका की सलाह पर राष्ट्रपति इन निधियों में अग्रिम धन दे सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संसदीय वित्तीय जो समितियां हैं वे अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, और संसदीय जो कार्यवाहियां हैं वो संसद के या विधानमंडल के अनुरूप ही भारतीय संविधान द्वारा विनिर्दिष्ट अनुच्छेदों के अंतर्गत अपनी अपनी कार्यवाहियों को संचालित करने के लिए तत्पर रहती हैं एवं उनको सही रूप से जनता के समक्ष प्रस्तुत करने की महत्वपूर्ण भूमिका जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करने की पूरी स्थिति को बनाए रखती हैं। अगला अध्ययन हम आगे करेंगे। धन्यवाद।